Hello students, welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to continue with chapter number 5 of science, fundamental unit of life. In this chapter we are already you have been knowing that in this chapter we are going to study about cell in detail. So till now we have done a revision video which is available on my YouTube channel that you can go and see. And for today's new topic we are going to start with cell membrane or plasma membrane. So cell membrane or plasma membrane are the one and the same thing, and they are used for for substitute of each other. Now let us know that what actually is cell membrane and what actually plasma membrane is. So first of all, it is the outermost covering of the cell. This separates the contents of the cell from the external environment. So while speaking about a cell that you can see on the right hand side into this image, so you can see that a cell here is a living organism, and in this cell the outermost covering, that is the cell membrane, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इस सेल को सेपरेट करती है उसके बाहर के इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसे सेपरेट बनाती है, एक अलग लिविंग आइडेंटिटी बनाती है. So first of all, it is the outermost covering, the important thing that you have to remember. Next is allows the entry and the exit of materials in and out of the cell. सो क्योंकि ये आउटरमोस्ट कवरिंग है इसीलिए सेल के अंदर एंट्री होना और एग्ज़िट होना ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर सकता है. सो इसका दूसरा वर्क है कि ये एंट्री एंड एग्ज़िट करवाता है. So entry and exit is the second work of plasma membrane. Now second, it says that it also prevents the movement of some other material and is therefore called a selectively permeable membrane. So बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर आने की ट्राई करते हैं, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उनकी एंट्री एंड एग्ज़िट पर रोक लगा देता है एंड उसे आने देने नहीं देता. जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उनको वो सेल के अंदर एंट्री देता है, एंड जो मटेरियल्स सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उन्हें सेल के अंदर एंटर होने से रोकता है. इसीलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही ऐसे सब्सटेंस है जो परमिएबल हैं अंदर जाने के लिए, जिनको अंदर जाने की परमिशन मिल रही है, बाकी सारे मटेरियल्स जो हैं वो अंदर जा नहीं सकते. अंडरस्टूड. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर दूसरा नाम भी और जाना जाए तो उसे हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द थर्ड पॉइंट इज the plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules like proteins and lipids. So plasma membrane जो है वो बहुत flexible होता है एंड इसीलिए ही ये परमिएबल भी है, इसीलिए ये एंट्री एग्जिट भी करवाता है बिकॉज दिस इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल. और ये जनरली बनता किस चीज़ से है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ये दो चीज़ों से बना हुआ रहता है. ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड दैट इज़ वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों से मिलकर बनता है. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. The next topic that we are going to study is about the diffusion. Now diffusion is a process that takes place into the plasma membrane. ये जो process है diffusion का, ये plasma membrane के अंदर ही होता है. पर अब पढ़ेंगे कि diffusion actually में क्या होता है. So gaseous exchange take place from a region of higher concentration to a region of lower concentration. सो सबसे पहले तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन में. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि डिफ्यूजन में सिर्फ गैस का एक्सचेंज होता है. अंडरस्टूड. एंड अब ये कहता है कि जो गैस है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से, यानी कि वो रीजन जहाँ पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उस कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से वो मूव करके जाता है उस रीजन में जहाँ पर बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट नहीं हैं. सो जब ये मूवमेंट एक हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया तक जाएगी, इस मूवमेंट को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं.
सो ये जो डिफ्यूजन का मूवमेंट है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे सेल को ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, एंड इसीलिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हमारे सेल के अंदर करवाता है। यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, जहाँ पे एक हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक गैस का मूवमेंट होता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लें कि कोई सब्सटेंस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अक्यूमुलेटेड हो चुका है इनसाइड द सेल, मतलब कि आपके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप हो चुका है। तो अब सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, मतलब कि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा, लो होगा, बिकॉज सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा कि बाहर कंसंट्रेशन कम हो गया और अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी टाइम सेल से बाहर मूव आउट कर जाएगा, वो हाई रीजन से, यानी कि सेल के अंदर से लो रीजन, मतलब कि सेल के बाहर चला जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होता है, जो आपके सेल में एंटर कर रहा है, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही सेल में एंटर करता है। तो जब लेवल इंक्रीज़ होगा ऑक्सीजन का सेल के अंदर, तो उस ऑक्सीजन जो है वो बाहर मूव कर लेगा, एंड जैसे ही बाहर की तरफ मूव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, एंड ऐसे ही डिफ्यूजन का पूरा प्रोसेस वर्कआउट होता है। So I hope diffusion process is clear to you. So now the next process that we are going to study, this process is called osmosis. So osmosis is the movement of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. सो इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है कि डिफ्यूजन जो था वो सारा प्रोसेस गैशियस स्टेट में होता था, और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो वाटर के कांटेक्ट में आकर ही होगा। तो ऑस्मोसिस में मेनली वाटर वर्क करता है। सो वाटर भी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से मूव करके लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रखती है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होना चाहिए, तभी ही वाटर जो है वो मूवमेंट करेगा। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल में, तो जैसे ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाई हो जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को सेल के अंदर परमिट करेगा, यानी कि आने के लिए परमिशन देगा। और वैसे ही सिमिलरली जैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर सेल के बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से सेल जो है वो एक्सेस वाटर सेल से बाहर फेंक देगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. So the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसमें कौन सा सब्सटेंस डिजॉल्व है उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट करता है. So osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till the equilibrium is reached. So equilibrium मतलब कि जो बैलेंस है, ये बैलेंस बनना चाहिए. अगर यहाँ पर वाटर ज़्यादा है एंड यहाँ पर वाटर कम है, तो वाटर जो है यहाँ पर इस तरफ को मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन पे मूव करेगा, ताकि वाटर का लेवल दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए. जब तक बैलेंस नहीं बन जाता तब तक ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है. So now the next question arises,
how do substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell? So जब हम दोनों की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी मूवमेंट चाहिए एंड वाटर को भी मूवमेंट चाहिए, तो वो दोनों इकट्ठे दोनों कैसे मूवमेंट करेंगे? So as the cell functions, the concentration of carbon dioxide in the cell increases, whereas the concentration of carbon dioxide in the external environment is low. So जब हमारा सेल का वर्किंग कर रहा होता है, ये सेल जब फंक्शन कर रहा होता है, तो वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. दैट मीन्स कि सेल के अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड सिमिलरली सेल के बाहर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है moves out of the cell from a region of higher concentration to the external environment which is the region of lower concentration. So ऐसे वो मूव करके बाहर की ओर चला जाता है एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन रिमेन रहता है. अब बात आती है वाटर की. सो वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of lower concentration by the process of osmosis. So ये क्वेश्चन में आपने डिफ्यूजन के बारे में भी बात करनी है और ऑस्मोसिस के बारे में भी बात करनी है कि डिफ्यूजन कैसे होता है एंड ऑस्मोसिस कैसे होता है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. So now next is what is the difference between diffusion and osmosis? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? So first, जो डिफ्यूजन है इट कैन अकर इन एनी मीडियम. ये कोई भी मीडियम में हो सकता है, यानी कि वो गैशियस मीडियम में भी हो सकता है. ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा लिक्विड मीडियम में ही होता है, यानी कि वो सिर्फ वाटर के केस में ही होता है. डिफ्यूजन जो है इट डज नॉट रिक्वायर सेमी परिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन को कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है बाहर आने और जाने के लिए, वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से बाहर जाता है. ऑस्मोसिस को एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्रॉस करके वाटर इन एंड आउटसाइड मूवमेंट देता है. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. We'll meet in the next class for the next topic. Till then, stay safe, stay home, take care.